नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलियाल। और इस वक्त एक बड़ी चर्चा उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड में भाजपा ने एक बार फिर इतिहास रचा है। 2022 के विधानसभा चुनाव का जो महासंग्राम था, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, तो भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास यहां पर कहीं ना कहीं रचा है। इसी को लेकर के आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ में उमा सिसोदिया जी जुड़ रही हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से आशीष सैनी जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत। लगातार 2022 के चुनाव को लेकर के कयास कुछ और लगाए जा रहे थे और हुआ कुछ और। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जो है ऐतिहासिक जो जीत हासिल की है, उस पर हम बड़ी चर्चा यहाँ पर करने के लिए तमाम यहाँ पर लोग मौजूद है। सबसे पहले आशीष सैनी जी आपके पास में आ रही हूँ। कांग्रेस का जो रिजल्ट है, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग भी कहीं ना कहीं नाखुश हैं। जहां आप प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की बात कर रहे थे, वहां 19 पर आकर कहीं ना कहीं आप अटक गए। आशीष जी, ये बिल्कुल सही है। और सुन पा रहे हैं आशीष जी? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। आशीष जी, हमें पूरी उम्मीद थी कि हम 40 से 42 सीट लेकर आएंगे। और मैं लौटूंगी आपके पास आशीष जी। नेटवर्क की कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या है। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक क्षेत्रीय दल जो ताल ठोक कर प्रचंड बहुमत की कहीं ना कहीं बात कर रहा था, लेकिन एक सीट भी आप यहाँ पर नहीं ला पाए। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहेंगे? यूकेडी का इतना खराब प्रदर्शन आखिर में क्यों? देखिए ऋतिका जी, बड़े चिंता का विषय है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच हमारे उन मुद्दों को मोदी जी के सामने नकार दिया। हम कहीं इसमें चिंतित नहीं है, हम संघर्ष करेंगे और उत्तराखंड के जो बुनियादी सवाल है, इसको लेकर जनता के बीच में पुनः जाएंगे और जनता को इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि जिन बुनियादी चीजों के लिए इस राज्य की डिमांड की गई थी, उस पर इंच मात्र भी काम नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, उनके तमाम जीते हुए कैंडिडेटों को बधाई, भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई करने वाले नेताओं को बधाई। मगर सवाल इस बात का होता है ऋतिका जी कि इन 22 वर्षों में उत्तराखंड राज्य जो है, जो देव संस्कृति से जाना जाता था, इस राज्य के अंदर हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, उदासी, लाठीचार्ज और नौजवानों की उपेक्षा जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करके राज्य का दोहन हुआ है, उस पर ना तो जनता का ध्यान हम आकर्षित करा पाने में सफल हुए, न जनता ने उस ओर ध्यान दिया। इस समय पर राष्ट्र के नाम पर, मोदी के नाम पर एक तरफा जिस तरीके से भारतीय जनता को पार्टी को वोट देने का ट्रेंड चल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद है। मगर जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां वहां जो असंतोष हो रहा है, वो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं आप मोदी सरकार पर अपना ठीकरा कहीं ना कहीं यहाँ पर फोड़ रहे हैं, लेकिन 22 साल से कहां चली गई यूकेडी? पहले अगर 2016 की बात करें, 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो 2 से 3 सीटें कहीं ना कहीं यूकेडी के पास में थी, लेकिन इस बार इतना खराब प्रदर्शन आखिर क्यों? भट्ट जी, देखिए निश्चित रूप से ऋतिका जी, राजनीति को समझने की जरूरत है। शायद आप अगर देखेंगे 1947 से लेकर 70 तक राष्ट्र के नाम पर आंख बंद करके भारतीय जनता कांग्रेस के आदमियों को चुनाव जिता के भेजती थी, चाहे फिर वो विधायक हो चाहे सांसद हो। और 70 के बाद इस राज्य के अंदर, देश के अंदर क्षेत्रीय दलों का उदय होना शुरू हुआ। उसके बाद गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ और 84 के आते आते जैसे ही मंडल कमंडल की आग इस देश के अंदर लगी, एक एक अलग अलग घरों के राजनेता क्षतिज पर राज करने लगे। फिर वो चाहे मुलायम हो, लालू हो, मायावती हो, ऐसे नेताओं का उदय हुआ जो केवल मंडल कमंडल के विरोध में जनता के बीच में गए और अपने अपनी जाति धर्म की बात कर सत्ताओं में सत्ताधीश बने। वर्तमान दौर राष्ट्र के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और मोदी के नाम पर एक मत है। और इसका परचम यह है कि 2014 से लेकर अगर आप देखेंगे 2022 तक जहां जहां भाजपा की सरकार रही है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मजबूत हुए हैं। उसमें निश्चित रूप से हमें ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी का मैजिक इस समय पर चल रहा है, मगर समय एक सा कभी नहीं रहता। मेरा यह विश्वास है कि एक दौर फिर आएगा जब स्थानीय मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर जनता अपने मत का दान करेगी। हम घबराए नहीं है। ये चिंता का विषय है कि इस समय पर मुद्दों पर नहीं,
राष्ट्र के नाम पर और मोदी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जनता एक मत हो रही है। खुशी की बात यह है कि जातियों से ऊपर उठकर हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को अपने मत का दान दिया है। और दुखद बात यह है कि मुद्दे गौण हुए हैं इसमें, चाहे कोरोना काल में सरकार द्वारा जनता की अनदेखी हो, मेडिकल सुविधाओं में जिस तरीके से भट्ट जी जितने भी मुद्दे विपक्ष ने उठाए थे, जितने भी मुद्दे आपने उठाए थे, यूकेडी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, विपक्ष कांग्रेस पार्टी की बात करें, लेकिन उन सभी मुद्दों को कहीं ना कहीं नकार दिया जनता ने। अगर जनता की बात करें, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हम ले लेते हैं या ऑप्शनल कर्मचारियों का मुद्दा हम ले लेते हैं, जिस तरीके से पहले हम देख रहे थे किस तरीके से जो है लगातार उत्तराखंड प्रदेश जो है धरना प्रदेश कहीं ना कहीं बनता जा रहा था, तमाम लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन बीजेपी का प्रचंड बहुमत, एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। इसका मतलब साफ तौर पर कि उत्तराखंड की जनता ने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें जो है एक्सेप्ट किया है। एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर आशीष सेनी जी आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए रितिका जी, निश्चित रूप से जनता ने भाजपा को बहुत ज्यादा असंतोष होने के बावजूद भी यदि सत्ता में दिया है तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर रहा है और हम अपनी बात को समझा पाने में असफल रहे हैं। इससे हमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, मगर समझने वाली बात है इस समय पर देश के अंदर ये भारतीय लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि जहां जहां क्षेत्रीय दल है उनका खात्मा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती खत्म कर दी गई, आप पंजाब में देखें अकाली दल खत्म हो गया, और उत्तराखंड के अंदर जिन्होंने राज्य बनाया उनकी ये स्थिति है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा चिंता का विषय है। मगर एक बात और है जिसे समझने की जरूरत है, हिमाचल में चुनाव होता है तो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं मुख्यमंत्री हार जाते हैं, उत्तराखंड में जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव हार जाते हैं। ऐसे ही अगर आप पंजाब के अंदर देखेंगे तो उनकी क्या दुर्गति हो गई, अकाली दल का परिवार हार गया। तो क्या समझे, तो क्या इस समय देश के अंदर क्षेत्रीय दलों का खात्मा हो रहा है, या ये कोई एक ट्रेंड है जिस ट्रेंड के ऊपर जनता अपने मत का दान कर रही है? निश्चित रूप से ये चिंतनीय विषय है। लोकतंत्र में मुद्दों पर सरकारें बननी चाहिए। यदि उन्माद में और एक व्यक्ति के नाम पर सत्ता बाकी बात आएगी तो सोचिए, इंदिरा के बाद कांग्रेस परिवार का जो बुरा हाल हुआ है, मुझे लगता है कहीं मोदी के बाद ऐसी स्थिति देश के अंदर ना आ जाए कि राजनीति में बहुत बड़ा वैक्यूम खड़ा हो जाए। मेरा मानना है कि मुद्दों के ऊपर आधारित राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों को अनदेखा करके तमाम और दल के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं आशीष सेनी जी आपके पास में आ रही हूं। लगातार कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 5 सालों में लगातार इस तरीके का गंभीर आरोप भी कहीं ना कहीं लगता रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं नहीं निभाई, और रिजल्ट आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरीके से कयास कहीं ना कहीं लगाए जा रहे थे और जिनके ऊपर 2022 की जिम्मेदारियां थी वो ही हार गए। हरीश रावत जी 14,000 वोटों से हार गए, पूर्व मुख्यमंत्री। क्या कुछ कहेंगे? गणेश गोदियाल हार जाते हैं वहां से, क्या कहेंगे आशीष सेनी जी? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत पार्टी के लिए गंभीर विषय है, और हम लोग कहते हैं, ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरे तो नहीं, और साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण नेता थे, मजबूत नेता थे जिन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किया है, वो चुनाव हारे हैं। और जो लोग 19 लोग चुनाव जीत कर आए हैं, और लेकिन मैं एक सैंपल की तुलना करूंगा, मैं हरिद्वार जिले की तुलना करूंगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक थे, 11 में से 8। अब यहाँ पर केवल 3 विधायक भाजपा के रह गए हैं। कांग्रेस के 3 थे तो 5 हुए, और 2 निर्दलीय, 1 निर्दलीय और 2 बसपा के विधायक आए हैं। अब एक चीज थोड़ा सा, और जो भट्ट जी ने भी बात की, उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया कि बसपा का एक भी विधायक नहीं आया। तो ऐसी परिस्थिति में जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव में बसपा का एक भी एमएलए नहीं आया है, पंजाब में भी बसपा ने कैंडिडेट खड़े किए, वहां भी कोई नहीं आया, उत्तराखंड में 2 आए। अब दूसरी चीज क्या है? चलिए बसपा को छोड़ देते हैं, बसपा को छोड़ देते हैं, कांग्रेस पार्टी की एक बार बात कर लेते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में सरकार बनाने जैसी स्थिति कांग्रेस की कहीं भी नहीं दिखी। आशीष सेनी जी, सबसे खराब प्रदर्शन अगर राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो खराब प्रदर्शन कहीं ना कहीं आपका था। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर भी पंजाब में सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कहां पर आज स्टैंड कर रही है। आशीष जी, मैं अगर आपको बताऊं, इस चुनाव परिणाम के बाद हम आम आदमी पार्टी से भी पीछे चले गए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब राज्य में 3/4 से भी अधिक का बहुमत जीतकर अपने आप को बहुत ताकतवर साबित किया, जनता के बीच में लोकप्रिय बनाया है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के इसी चुनाव के उत्तराखंड के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव कंपेयर करेंगे तो स्थिति वही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। वहां पर कैंडिडेट को 2-2 हजार 3-3 हजार वोट मिले पूरे उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस की हालत वहां बहुत खराब है।
अब मैं दूसरे बिंदु पर लाना चाहूंगा। आशीष जी, कारण कौन है? कांग्रेस पार्टी की इतनी खराब प्रदर्शन आखिर क्यों? मैं उसी कारण पर आ रहा हूं। दरअसल इस समय देश में जो भाजपा के पक्ष में जो जनता का जो माहौल है, और वो जनता का जो माहौल है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग जो काम कर सकते थे, वो चाहे लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, रैलियां करना, भाषण करना, लोगों से मिलना, प्रत्याशी उतारना, प्रत्याशियों के चयन के लिए सारी चीज करना, सब कर सकते थे, वो हमने किया है। लेकिन जनता ने यदि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नकारा, उत्तराखंड में सरकार बनाने का झांसा देकर जैसे माहौल बना कि हमें लगने लगा कि परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन का माहौल बनने भी लगा था, लेकिन वो नहीं हुआ। मतदान के समय पे उत्तराखंड में, उत्तराखंड की अगर बात करें, आशीष जी, मैं जवाब आप ही दीजिएगा, सवाल आपसे एक बार ले रही हूँ। उत्तराखंड की बात करें, एक बार हम और एक बार तुम की राजनीति को कहीं ना कहीं भाजपा ने नकार दिया है इस बार। लगातार एक बार कांग्रेस पार्टी और एक बार जो है भाजपा की पार्टी, लेकिन इस बार नकार दिया है पूरी तरीके से। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ कि इस बार यदि उस पैटर्न का हम आंख को लेने का काम करेंगे, इसकी सरकार आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई। इसके लिए जनता ने हमें जिन मुद्दों पर नकारा, वो मुद्दे आत्मघाती मुद्दे हैं। आप देखिए कि हमने 500 रुपए सिलेंडर की बात की, लेकिन उत्तराखंड की महिलाओं को नहीं चाहिए सस्ता सिलेंडर। हमने रोजगार देने की बात की, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए। हमने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, अब लोग पैसे देकर ही अपना इलाज कराना चाहते हैं। हम लोग डिबेट में चर्चा करते थे, सब लोग बैठकर, कई महिलाओं को एम्बुलेंस और हॉस्पिटल में होने के कारण रास्ते में प्रसव करना पड़ा, दुखदायी बात थी, शर्मनाक बात थी। लेकिन अब अगले इस 5 साल के दौर में भी यही होगा, ये भी यही हालात है, और लोगों को उन हालात में रहने की आदत पड़ गई है, वो खुश है। अब लोगों को खुद विचार करना होगा कि आप इन हालातों में खुश है, या अपने मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के साथ जाने के लिए तैयार है अथवा नहीं। आज स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने के लिए और काम करने के लिए, अब मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि पंजाब में एक, अगर मैं मानूंगा कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी गैर कांग्रेसवाद की बात करती है, तो पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जो कांग्रेसी सरकार नहीं है, उड़ीसा में राजपति से बनी है, तो क्या उनको वो सहयोग करते जो भाषणों में बोलते हैं? क्या सबका साथ सबका विकास की चीज दिखती है? सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी का जो कुचक्र है, जो एक भ्रम का जो माहौल है, भाजपा को दोष देंगे आशीष जी? अभी भी भाजपा को दोष देंगे आप? हम निश्चित रूप से भाजपा को दोष देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने देश के मतदाताओं को मुद्दों पर मतदान करने से अलग हटाया है, जिससे देश में वास्तव में कमजोरी आएगी। और आज जो युवाओं को रोजगार से लेकर तमाम मुद्दे थे, जिस पर जनता को विपक्षी दलों के साथ खड़े होकर उन्हें सरकार में भेजना। ठीक है आशीष जी, लौटूंगी आपके पास पे। हमारे साथ भाजपा से कमलेश उनियाल जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन शायद संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है उनसे। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उमा जी, जहां आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाने की बात कर रही थी, एक भी सीट नहीं आ पाई। आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। उमा जी। बिल्कुल रितिका, कल जो चुनाव परिणाम हमारे सामने आया है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अप्रत्याशित था, बहुत शॉकिंग था। हमें इतने खराब परिणाम की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम लोग लगातार 2 साल से, उससे पहले से भी हम लोग मेहनत कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस पूरी स्थिति के लिए किसी दूसरी पार्टी को ब्लेम करने की बजाय मैं खुद अपनी कमियों को इस पे कहूंगी कि आम आदमी पार्टी की कहाँ गलतियां रही, कहाँ कमियां रही, क्यों हम लोग उत्तराखंड की जनता के मिजाज को समझने में नाकाम रहे, और संपर्क जो है कहीं ना कहीं टूट रहा है उमा जी से हमारा। मैं शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास में इस सवाल के साथ में आ रही हूं। चारों पार्टियों के मुख्यमंत्री का जो चेहरा था, अगर आम आदमी पार्टी की भी बात करें, कांग्रेस पार्टी की भी बात करें, भाजपा की बात करें, यूकेडी की बात करें, सबके सब कहीं ना कहीं फेल हो गए। किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं? देखिए रितिका जी, इसको समझने की जरूरत है। जिसके नाम पर, जिसके चेहरे पर पार्टी बहुमत लेकर आ रही है, वही चेहरा हार जाता है, तो इसके पीछे की राजनीति को समझने की जरूरत है। यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पर मदन कौशिक के ऊपर इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए कि ये स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने भीतरघात किया है। सरेआम इनके लक्सर के विधायक प्रत्याशी ने कहा कि इन्होंने मोहम्मद शहजाद, जो बसपा के हैं, अपने दोस्त हैं उनको जिताने के लिए मेरे साथ धोखा किया और इसलिए मेरे चुनाव हारा हूं।
इसी तरीके से जो खटीमा में थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो पुष्कर सिंह धामी जी को हराने में लगे हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते और वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। कुमाऊं के दो बड़े नेताओं के नाम जनता के बीच में मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूं जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी के साथ भीतरीघात किया। अब दबी जवान में ये चीजों को बोला जा रहा है। ऐसे ही अगर आप हरीश रावत जी का देखें तो प्रीतम गुट और हरीश रावत के झगड़ों ने हरीश रावत को की बलि चढ़ा दी। हरीश रावत जी को सीट बदलनी पड़ी और हरीश रावत जी चुनाव हार गए। ये जो राजनीति वर्तमान दौर में चल रही है, ये उसी का परिणाम है। देखिए, हमारा जनप्रतिनिधि जितने भी चुनाव लड़े, उनमें उनकी हार के पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम अपने स्थानीय मुद्दे जनता तक शायद नहीं ले जा पाए, और हम संगठनात्मक रूप से कमजोर थे, आर्थिक रूप से हमारी पार्टी कमजोर थी। देखिए, नहीं, आप लगातार ये बात बोलते हैं, 20 साल का उत्तराखंड हो गया है, 20 साल से ऊपर का उत्तराखंड हो गया, कब तक रोते रहेंगे आप शांति प्रसाद भट्ट जी? रितिका जी, आपने सवाल किया है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं क्या कहूं कि हम धनाढ्य लोग थे इसलिए हार गए? क्या कहूं मैं कि हमने जो मुद्दे थे वो हमारे मुद्दे उत्तराखंड से बाहर के थे इसलिए हार गए? क्या कहूं मैं कि हमारा जो है संगठन भारतीय जनता पार्टी से बहुत मजबूत था इसलिए हार गए? क्या कहूं भाई? जो सच है मैं वो बोल रहा हूं। आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूं। पैसों को रोना कब तक रोएंगे भट्ट जी? अच्छा, मैं क्या कहूं कि हम बहुत धनाढ्य थे इसलिए हार गए? अरे भाई, आपने सवाल किया है तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। मेरे जवाब पर सवाल खड़ा करने से पहले मेरा जवाब तो सुन लो कि मैं कह रहा हूं कि हम आर्थिक रूप से कमजोर पार्टी रहे, जिस कारण हमारा संगठन कमजोर था, हम चुनाव हार गए। मैं स्वीकार रहा हूं, इसको तो आपको मानना पड़ेगा ना। कब तक यही कारण बताते रहेंगे आप भट्ट जी? अच्छा, हम क्या कहें? भाई, आपने हमारी हार का कारण पूछा है तो मैं बता रहा हूं कि हमारी हार के ये कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता ने गलत कर दिया, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी हार के कारण है, ऐसा हमको लगता है। हम इसमें सुधार का प्रयास करेंगे, जनता के बीच में फिर संवाद करेंगे। और जनता जनार्दन है, अंततोगत्वा कौन नेता ये चाहता है कि वो चुनाव लड़े और हारे? मगर जनता जनार्दन है, जनता ने फिर हमको आईना दिखा दिया कि आप राष्ट्र के नाम पर हम भाजपा को थरप रहे हैं। मगर मेरा ये सवाल है कि अगले 5 सालों में इस राज्य के अंदर ना धरने होंगे, ना प्रदर्शन होंगे, ना ओल्ड पेंशन की बात होगी, ना नौजवान बच्चे रोजगार के लिए सड़कों पे आंदोलन करेंगे। इस राज्य के अंदर जो चमन और खुशहाली भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में इस राज्य को दी है, वो आगे वो चमन सोने में कन्वर्ट होगा, ये मेरा विश्वास है। अगर इस राज्य में धरना होगा तो ये धरना जनता क्या गलती का कारण होगा? यदि ओल्ड पेंशन के लिए कर्मचारी सड़कों पर आएंगे, इसका मतलब ओल्ड पेंशन कर्मचारी गलत मांग कर रहे हैं। यदि नौजवान बच्चे रोजगार की बात करेंगे, भट्ट जी अगर पहले की बात करें, भाजपा के 5 साल के कार्यकाल की बात करें, जो पूर्व में जो कार्यकाल रहा उसमें कई तरीके के प्रदर्शन हुए। मैं लगातार इस बात को कह रही हूं, चाहे वो उपनल कर्मचारियों का प्रदर्शन हो, पेंशन कर्मचारियों का प्रदर्शन हो, तमाम जो प्रदर्शन थे, जिस तरीके से ये प्रदेश जो है धरना प्रदेश कहीं ना कहीं बनता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने कैसे स्वीकार लिया फिर बीजेपी को? मैं यही बात तो आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, जनता की समझ में आना चाहिए। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, जिस तरीके से लगातार आप जो है बीजेपी के ऊपर लगातार हमला कर रहे थे, हल्ला बोल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन देती है और एक तरफ फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती है, बड़ा सवाल है भट्ट जी। भट्ट जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है। मैं ये कह रहा था कि बहनें हमारी सड़कों पे प्रसव कर रही थी, हमने इस आवाज जनता के बीच में इस पे सवाल खड़े करे तो जनता ने हमारा बहुत इसमें साथ दिया। नौजवान बच्चे सड़कों पे मार खा रहे थे, हमने इस पर बड़े आंदोलन खड़े करे। हम ये कह रहे थे, हेलो जी आप, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, हम ये बात कह रहे थे कि इस उत्तराखंड नवोदित राज्य के अंदर कर्ज 85,000 करोड़ का चला गया, हम इसको जनता के बीच में लेके जा रहे थे। पुराने कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहे थे, हमने कहा तुम्हारी सरकार बनेगी तो तुम्हारी पेंशन हम बहाल करेंगे। आप ये बताइए कि किन बुनियादी चीजों पे हमने सरकार को नहीं घेरा, मगर जनता ने इन तमाम चीजों को, बहनों का सड़क पे प्रसव करना, दवाई अच्छा इलाज ना होना, नौजवान बच्चों को रोजगार न मिलना, सड़कों पर भुखमरी होना, है ना, कोरोना काल में उत्तराखंडियत के ऊपर जो हमले हुए, उसको तमाम चीजों को जनता ने दरकिनार करा और जनता ने कहा कि हम भुखमरी, गरीबी आंदोलन को साइड करते हैं
मोदी जी के चेहरे को आगे करके भारतीय जनता आवाज नहीं आ रही है आपकी भट्ट जी। मैं लौट रही हूँ, आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार कांग्रेस पार्टी के पास चले। मैं लौट रही हूँ भट्ट जी, आपके पास आऊंगी मैं। कई सवाल हैं आपसे, क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड का। आशीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कमलेश उनियाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कमलेश जी, हाँ कमलेश जी, स्वागत है। सबसे पहले तो आपका 60 पार का नारा तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा नहीं हो पाया, लेकिन एक प्रचंड बहुमत एक बार फिर से बीजेपी ला पाई है। क्या कुछ कहेंगे, किसको इस जीत का श्रेय आप देने वाले हैं? उनियाल जी। जो थोड़ा मैं विलंब से जुड़ा हूँ, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था इससे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। जैसे 60 पार का नारा हमने दिया है, तो जो भी हमने चुनाव 2022 का लड़ा है तो विकास के आधार पर लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने जो आज इतना प्रचंड बहुमत दिया है, उसके पीछे भी हमारा जो विकास का, राष्ट्रवाद की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें कोई दोहराई बात नहीं है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अन्य दलों की अगर तुलना भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी दल हैं, कहीं ना कहीं परिवारवाद के हिसाब से या जातिवाद के हिसाब से ये इस तरह से अगर राजनीति करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रहित हमारा तात्पर्य है, और इसी के निमित्त हम उस क्षेत्र में, चाहे हम डबल इंजन की बात कर रहे हैं, तो डबल इंजन के माध्यम से जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे केंद्र के माध्यम से हुआ, चाहे हमारी स्टेट की सरकार ने किया है, तो आप ये लेके चलिए तो ये स्वतः ही अपने आप दिख रहा है कि भाई आज प्रचंड जो बहुमत पुनः एक इतिहास जो बना है भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के अंदर, तो बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और इसके पीछे ये है कि कहीं ना कहीं मोदी जी हो, चाहे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की हो, या हमारी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं, जो भी आम जनमानस की या अंत्योदय की हम लोग जो बात करते हैं, उसके लिए जो हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने काम किया है, चाहे लोग हम पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, काम कार्यकर्ता की बात करते हैं, चाहे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं, सामान्य परिवार से आता है, चाहे हम देश के मुखिया की बात करते हैं, वो भी एक सामान्य परिवार से आता है, अगर हमारे मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे, अगर हम उनकी बात करते हैं, वो भी एक आदमी बैकग्राउंड से, सामान्य परिवार से हैं। तो अगर आप देखेंगे, लेकिन अन्य दलों में अगर भारतीय जनता पार्टी की तुलना करेंगे, तो वहां आप देखेंगे कहीं ना कहीं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की या यूपी की बात करते हैं, तो उनको अपने लड़के को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को एडजस्ट करने के चक्कर में, तो और वो प्रत्यक्ष दिख भी गया। आप ये देखेंगे उन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, और आम उत्तराखंड के लोगों ने उनको सबक भी सिखा दिया। आप उनका हस राजनीतिक जो हत्या हो गई आज उनकी, वो आपको सामने है। तो कहीं ना कहीं विकास के आधार पे एक ये जो पूरा जन समर्थन हमें जो मिला, इसका स्वागत करते हैं। और आगे जो हमारे कमिटमेंट हैं, या आगे जो हमारे घोषणा पत्र हैं, उन पत्रों के माध्यम से, उनियाल जी, कहीं ना कहीं अगर भाजपा की बात की जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, एक नया परचम कहीं ना कहीं लहराया है, एक इतिहास कहीं ना कहीं बदला है। क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें, एक बार हम और एक बार तुम की राजनीति, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को बदला है, इस बात को कहीं ना कहीं बदला है। क्या कहेंगे? एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हेलो जी उनियाल जी। हाँ, देखिए, हम तो पहले लेके चल रहे थे कि हम लोगों ने, जब भी हम लोग चाहे विपक्ष में रहे, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रही। आप 2012 का अगर हम जो चुनाव हुआ है, उसमें भी हमारी स्थिति आज देखो 31 के करीब थी। लेकिन हमारी कभी स्थिति इस तरह से नहीं आई कि भाई, अगर भी कह रहे थे कि भाई बहुत असंतोष है जनता के बीच में, इनके लोग पिट रहे हैं, इनके विधायक ये हो रहे हैं। आप ये देखते आइए ना, अभी जो जनता का, तो जनता जनार्दन का फैसला है, या जनता जनार्दन ने विकास के कार्य को दिया है। उनको पता है कि जो विकास का क्रम है, डबल इंजन सरकार का जो कमिटमेंट है, वो टूट ना जाए। इससे पुनः भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आज इन अन्य दलों पे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता का विश्वास खत्म हो चुका है। ये कहीं ना कहीं जनता की नजरों में एक तरह से जो विश्वास था, आज ये खो चुके हैं। इसीलिए तो आप ये देखिए क्या है, आज इतना बड़ा प्रचंड बहुमत, वो भी पुनः इतिहास बनाकर भारतीय जनता पार्टी आई। तो इसके पीछे तो मैं एक चीज ही लूंगा
कि जो विश्वास जनता का है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, हमारे प्रदेश के मुखिया के ऊपर, तो निरंतर बना रहेगा और उसी को ठीक करेगा। प्रदेश के मुख्य तो खुद ही हार गए। जिस युवा मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे आप कमलेश जी, युवा नेतृत्व की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए खटीमा विधानसभा सीट से। देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा, पुष्कर सिंह धामी जी की अगर जो स्थिति है खटीमा विधानसभा की के अंदर जो उनका मैजिक चला है, अब वहां की क्या स्थिति रही, क्या समीकरण रही, क्या रही, कहीं ना कहीं जब अगर एक मुखिया अगर पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा है तो उस टाइम पे अगर अपनी विधानसभा में उतना टाइम नहीं दे पाए या कहीं ना कहीं अगर वो असंतुष्ट था, उसका भी ठीक है। आने वाले टाइम पे आपने देखा हो कि जनता अगर वहां भी अगर उनको भी लगता है कि भाई अगर एक खामी हुई है तो उसकी भरपाई होगी, क्योंकि हम लोग भी ये चाहेंगे कि आप इसको खाली खटीमा के प्रत्यक्ष में मत देखते, आप ये देखिए ना, यही वो दल थे, राजनीतिक दल थे, जो ये कहते हैं साहब इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, ये हो गया वो हो गया, इनकी जीओ पे सीट आ जाएंगी, इनको जनता ये कर दी है, और उसी जनता ने इतना भरपूर प्यार दिया है। आप सकारात्मक चीज भी देखिए ना, एक नकारात्मक चीज या एक नेगेटिव चीज को भी सोचना चाहिए। राजनीति कई भौगोलिक सवाल तो उठाएंगे ना उनियाल जी, कि जिस मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे थे, युवा नेतृत्व की बात कर रहे थे, जिसके बलबूते पूरी भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, लेकिन वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। सवाल तो है और बड़ा सवाल है उनियाल जी। बताओ ना, जो सवाल उठाने वाले हैं ना, उनकी स्थिति देखिए ना, उनके तो पिछली बार भी उन्होंने चेहरा बनाया, हार गए 2 जगह से, इस बार चेहरे बने फिर हार गए। कांग्रेस की स्थिति, इनके कोठियाल जी हैं अपने तीसरे नंबर पे, इनका जो चुनाव का सीएम का चेहरा तो तीसरे नंबर पे आ गया, धराशायी हो गए। और जो ये आपके पैनल पे मेरे मित्रगण जो बैठे हुए हैं, इनकी स्थिति इन्हीं से पूछिए ना, ये इनके चेहरे से झलक रहा है, इनकी आवाज से झलक रहा है, इनके आत्मविश्वास से झलक रहा है, क्या स्थिति है ये तो जवाब लेंगे। मैं लौट रही हूँ, एक बार आपका जवाब लेते हैं। आशीष सैनी जी आपके पास आ रही है, फिर उमा जी फौरन आपके पास लौट रही हूँ। जी आशीष जी, मैं आ रही हूँ। उमा जी मैंने उनियाल जी की बात सुनी और मैंने वही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड की जनता ने जो मतदान किया है वह केवल इनके जुमले और झांसों में आकर किया है। मैं निश्चित रूप से अपने बयान पर कायम हूं और यही जो उत्तराखंड में जो निराशा का और जो बिना किसी योजना का जो पॉलिसी पैरालिसिस जैसा जो हाल उत्तराखंड का चल रहा था, जो हिंदुस्तान के अनेक भाजपा शासित राज्यों में चल रहा है, वही उत्तराखंड में रिपीट हुआ है, वही उत्तर प्रदेश में रिपीट हुआ है। लोगों ने इनको इनके काम के नाम पर कतई वोट नहीं दिया है। इनको अभी मालूम भी नहीं है कि इनके काम क्या थे, किस काम पर वोट दिया है। कोई काम के नाम पर वोट नहीं मिला, केवल जुमलों पर वोट मिला है और जुमलों में जीतने की महारत भारतीय जनता पार्टी हासिल कर चुकी है। मैं ऑन रिकॉर्ड इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी जुमले पर आधारित, वोट पर आधारित राजनीति नहीं करेगी। हम अब उसी एजेंडे पर रहेंगे। हम लोकतंत्र की स्थापना वाले मुद्दे पर अपनी सरकार आप बना नहीं पाए और भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, उसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं, कई तरह के सवाल कहीं ना कहीं खड़े कर रहे हैं। लौट रही हूँ आशीष जी आपके पास आऊंगी, एक बार उनियाल जी कुछ कह रहे हैं, फिर उमा जी आपके पास लौट रही हूँ। मैं तो एक चीज बोलूंगा, ये कहीं ना कहीं अब ये जो बोल रहे हैं आशीष जी बोल रहे हैं कि साहब ये यही बोलते रहे हैं 2014 से लेकर के 2022 तक, इन्होंने यही बोला जुमले, यही तो बोलते रहे और जनता ने अपना मत दे दिया। जनता ने जो मत दिया और सब कुछ स्वीकार नहीं है। अब 2027 का चुनाव यही बोलेंगे साहब तो जुमलेबाजी करते हैं, इन्हें ये नहीं दिखता है कि भाई 4 लाइन बन रहा है। सुनिए, अब 4 लाइन बनना है, कर्णप्रयाग योजनाएं चल रही है, इस प्रत्येक घर को राशन की जो व्यवस्था दी गई है। कोरोना काल में इतने भीषण में फ्री में कोवैक्सीन लगाए गए। अगर योजनाओं की अगर बात करूंगा तो वो बिंदु भी नहीं है। अभी प्रत्येक घर में स्वच्छता इज्जत घर की जो व्यवस्था की गई है, इतने प्रवासी आगे तो उनको रोजगार के लिए जो हमने किया कमिटमेंट किया था, पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भी वो की थी, कहीं ना कहीं विश्वास है। और ये फिर बोलेंगे 27 साल जुमलेबाजी कर रहे हैं और उसके बाद स्थिति आ जाएगी कि 27 में भी आप इंतजार करना। ये स्थिति ऐसा होता है ना, हम लोग सीखते हैं और हमने सीखा और हम किया है। जनता से जो हमने वादा किए थे उन वादों पर हम खड़े होते, इसलिए जनता ने हमें पुनः चुना। अब इनकी जो मंशा है, ये इसी तरह से बोलते हैं कि साहब ये तो बेवकूफ बनाते हैं, ये तो जुमलेबाजी करते हैं। अरे तो जुमलेबाजी अगर हम करते हैं तो आप ये लगता हो कि इन जुमलों से या इन कामों से अगर आप सरकार सत्ता में आते तो आप भी इस तरह के
विकास कार्य कीजिए ना, आपको सोच स्टोन से बनाइए ना, कहीं ना सुनिए, नहीं कहीं ना कहीं जनता झूठ और चुगली का सहारा कभी नहीं लेगा, कभी है। आपकी जो जो मानसिकता है ना कांग्रेस की, आप ये बताइए कि कहीं ना, आप ये बताइए, आपका 2 सीटें यूपी में आ रही थी, 2 सीटें, आप ये बताइए यूपी की स्थिति है और हमारी हम लोगों बोलने का मौका दिया। मैं आ रही हूँ उमा जी, एक एक करके हम बात करेंगे। मैं आ रही हूँ, आशीष जी आपके पास भी लौट रही हूँ, और उमा जी इसके बाद फौरन आपके पास में। कमलेश जी अपनी बात रखिए प्लीज। एक चीज बोलते क्लोज, आप दूसरे को मत करें। कांग्रेस एक एक करके मेरी बात पूरी हो गई, ऐसे बात मत काटिए। देखिए आप तीनों दल है, तीनों दलों का सम्मान है, ये डिबेट तो कारके जन सेवा के लिए आप तीनों अपने अपने प्रदेश अध्यक्षों अपने पार्टी में बात रखते हैं ना, आप आत्मचिंतन कीजिए। आप कम से कम ठीक है, आत्मचिंतन भाजपा का कहना है, कहीं ना कहीं अन्य पार्टी, चाहे वो यूकेडी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की आवश्यकता है। मैं लौटूंगी कमलेश उनियाल जी, एक छोटा सा कमेंट आशीष जी आपसे, उसके बाद फौरन उमा जी आपके पास और फिर यूकेडी के पास लौट रहे हैं। आशीष जी, मैं यही चीज इंक्लूड कर रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर की जिस तरह की राजनीति करती है, मैं उस बात पे सहमत हूं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, यूकेडी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई निर्दलीय व्यक्ति हो, हिंदुस्तान में कभी भी वो उस तरह की राजनीति को करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो जेब काटकर और लोगों की लाशों के ऊपर बैठकर 5 किलो अनाज देकर लोगों को वोट ले रहे हैं। वोट देने वालों को भी सोचना होगा कि तुम्हें अपने परिजनों की मौत के ऊपर 5 किलो का अनाज भारी पड़ रहा है, तो देखिए वो सोचने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि इनके ऐसे जुमले ये कान में बोलते हैं, हिंदू धर्म पे हमेशा खतरा आ गया है इनके आने से, पाकिस्तान और सब, इनके अलावा की कोई डिबेट होती नहीं है। और गांव-गांव में मैंने बहुत से मतदाताओं से बात करने के बाद मैं इस बयान को दे रहा हूं कि मतदाता कहीं ना कहीं जब अपने मुख्य रास्ते से हटता है तो उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में वो फंस चुके हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। मैं खुद मान रहा हूं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में इन इस जुमलेबाजी से बचने का कोई रास्ता अभी मौजूद नहीं है। भविष्य में कैसे बचा जाएगा इसके बारे में सोचेंगे। आज के डेट में भाजपा के जुमले और भाजपा के झूठ से मुकाबला करने की ताकत मुझे नहीं लगता कि हम तीनों में तो कहीं होगी, लेकिन अगर आगे कहीं मौका मिलेगा, जनता हमें ही रास्ता भी जनता से निकलेगा। और आज भी जो आधी जनता है, आज हिंदुस्तान की लड़ाई चाहे सत्ता में हो या ना हो, जो आधा हिंदुस्तान हमारे साथ है उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ठीक है उमा जी, आपके पास में लौट रही हूँ। जी रितिका जी, मैं बहुत ध्यान से और बहुत देर से मैं अपने तीनों ही साथियों की बात सुन रही थी, और वो पार्टी और वो दल हमेशा खत्म हो जाता है जब जो जनता पर क्वेश्चन उठाना शुरू करते, जनता की सोच पर क्वेश्चन उठाना शुरू करते हैं। आज हमें जो मैंडेट उत्तराखंड में मिला हम स्वीकार करते हैं, समझदार जनता है, जनता ने हमें नहीं स्वीकार किया, हम उसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं। पंजाब में हमें बहुमत दिया, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी से क्या गलतियां हुई हैं, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि उत्तराखंड की जनता जुमले में फंस गई, और ये बिल्कुल नहीं। अगर हमें मैंडेट दिया होता तो हम बड़े खुश होते। कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर रही, कहीं ना कहीं गलती हमारी रही। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए जनता से क्षमा मांगती है और अपना आत्मबंधन करेगी कि हमने जनता की साइकोलॉजी को समझने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक की है, जो जनता ने आज हमें इस तरीके से बिल्कुल सिरे से नकार दिया। मैं मानती हूँ, मैं पब्लिकली इस बात को मानती हूँ। और आज टाइम आ गया है जब आम आदमी पार्टी अपना आत्ममंथन करेगी, कहां कहां रणनीतिक भूल हुई, कहां कहां हमसे चूक हुई, कहां हमसे कमियां रही, और हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ जनता से क्षमा मांगते हुए 2027 की और उससे पहले तो अगले साल का जो हमारा नगर निगम का चुनाव है उसकी हम लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। देखिए जनता जनार्दन है, जनता ने अगर आज बीजेपी को पसंद किया है तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें नकारा है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है। हम जनता को नहीं कह सकते कि जनता की कमी रही है। अगर हमें पंजाब में जनता ने जिता दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि जनता वहां हमारे झूठ में फंस गई, हमारे जुमलों में फंस गई। हाल देखिए, मैं आशीष भाई, मैं कांग्रेस के लिए हमेशा बोलते हैं स्वर्णिम इतिहास रहा आपका, लेकिन अगर आप लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे और अपनी कमियों का ठीकरा दूसरी पार्टी पर फोड़ते रहेंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छा है। आप हटेंगे रास्ते से तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपनी गलतियों से सीख नहीं लेगी, सबक नहीं लेगी और जो
ठीक रहा है और जनता के ऊपर फोड़ेगी तो मैं समझती हूँ गलत है। आज हम लोग भी हारे हैं, लेकिन हम लोग जनता के ऊपर ठीक रहा नहीं छोड़ रहे। हम कह रहे हैं कि गलती हमारी रही, कहीं ना कहीं कमियां हमारी रही, हम उसको सीखेंगे, हम उसको सुधारेंगे और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी गलतियों को सीखकर आगे बढ़ेगी। और ठीक है, हार जाते हैं, ठीक है आशीष, चुनाव में कमियां रही और हम लोग हार गए, लेकिन हम लोग हौसला नहीं हारे हैं। हम अपनी गलतियों से सीख के फिर से दोबारा मैदान में जरूर आएंगे। मैं इस पर उमा जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरा जो संदर्भ है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास जताया था और हमें परिवर्तन का बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिया था। लेकिन जब मतदान के बाद के जो रुझान सामने आए और जो मतगणना के बाद की जो स्थिति आई है, बहुत से लोगों ने अपने मत को केवल इसलिए बदलकर बीजेपी की तरफ दे दिया क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी बातें, लालच वाली बातें, जुमले वाली बातें कही गई है। वास्तव में मतदाताओं को बरगलाया गया है। मतदाता हमारी और आपकी तरह बहुत ज्यादा राजनीतिक सोच वाले नहीं होते, वो सब सीधे सच्चे लोग होते हैं और वो विश्वास करते हैं राजनीतिक दलों पर। वो आप पर भी उतना विश्वास करेंगे, वो यूपीपी पर भी करेंगे, सब पर करेंगे। इसी बात पर एक छोटा सा कमेंट मैं भाजपा से लूंगी। कमलेश सुनियाल जी, आशीष सैनी जी का कहना है जैसे ही जो रुझान थे कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी के हित पे नतीजे आने वाले थे, लेकिन जिस दिन वोटिंग थी उस दिन कहीं ना कहीं उससे एक दिन या 2 दिन पहले कहीं ना कहीं जो भाजपा है, भाजपा ने कहीं ना कहीं बरगलाया है वोटर्स को। क्या कुछ कहेंगे? और उसी के साथ साथ एक बड़ा आरोप भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगा रहे हैं, जुमलेबाज की सरकार जुमला नहीं फेंक सकती। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसलिए भी कहीं ना कहीं पीछे रह गई है 5 राज्यों की, अगर हम कहीं ना कहीं बात करें। कमलेश सुनियाल जी, क्या कुछ कहेंगे? हम तो चाह रहे हैं कांग्रेस इसी गलत फहमी में जीतते रहे और तो उनको सकारात्मक विषय बिंदु पे बात करते हुए भैया आप आत्मचिंतन कीजिए, अत्यंत विपक्ष की जरूरत है उत्तराखंड के अंदर। और डिबेट में आज जितनी क्रांति लाएगी ना, आप लोगों की जो ये अहंकारी वाली भाषा है कि आप ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, मैं आपको बता दूं, आप सारी बात और करके लिखिएगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही सोच और जुमलेबाजी वाली राजनीति को आप समझेंगे, जिस दिन इंसान समझ लेगा, आप लोगों को खदेड़ कर भगाया जाएगा यहाँ से, और जहां से भगाया गया है खदेड़ कर ही भगाया हुआ है। ये आज भी आप आधे हिंदुस्तान में घुस नहीं सके हैं। आप ऐसी फिलहाल तो कांग्रेस को खदेड़ के भगा दिया 5 राज्यों में। आप किसी की क्यों टेंशन ले रहे हो? आप अपनी टेंशन लीजिए ना। 5 राज्यों में कांग्रेस हार गई, पूरी तरह से हार गई। ये तो सब बोलने लग जाते हैं आपके यहाँ। आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे प्लीज। हाँ, जहां पर भी भाजपा की सरकार है परफॉर्मेंस के नाम पर फेल है, और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं हम ये चुनाव जीतना अलग बात है और चुनाव जीतने के बाद अपने उस काम पर खड़े उतरना अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग निकम्मे और नाकाम होने के बावजूद भी बिना काम की सरकार के नाम पर भी चुनाव आपके हरीश रावत जी है तो जनता को बरकरार 2 सीटों से आ रहे थे, बरकरार है। वो नकारा तो भारतीय उत्तराखंड की जनता ने नकारा और बेकार तो आप सत्ता में नहीं आने का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जनता ऐसा भाजपा को चाहती नहीं है। वो विकल्प के रूप में एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके प्लीज, मैं सबको मौका दे रही हूँ। मैं आ रही हूँ उनिया जी आपके पास भी लौट रही हूँ। कांग्रेस से आशीष जी तुरंत अपनी बात रखिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरी सिर्फ वही लाइन की बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि जुमलेबाजी और तानाशाही 2 चीज भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन चुकी है और वो उसी आधार पर चुनाव जीत रही है और वो चुनाव जीतने को ही सब कुछ मान रहे हैं। हम ये कह रहे हैं चुनाव जीत गए महाराज, काम तो करके दिखाइए। काम के नाम पर क्या है? बेरोजगारों की कुछ तो काम किए होंगे भारतीय जनता पार्टी ने कि दोबारा से जनता ने विश्वास कहीं ना कहीं उन पर जताया है। भारतीय जनता भाई अपने अंदर झांक कर देखिए, कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो रही है। आम आदमी पार्टी 10 साल में आपके बराबर आ गई, अगली बार आपको पछाड़ देंगे हम लोग। अपने आत्मलोकन कीजिए, आपसे कहां गलतियां हो रही हैं। देखिए, आरएसएस की जो टीम आम आदमी पार्टी बनी है, ये जिस तरीके से जहां पर भी आप भाजपा नहीं चलेगी वहां आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाएगी आकर। आप हर जगह देखिए, पंजाब इसका उदाहरण है। पंजाब इसका उदाहरण है क्योंकि वहां भाजपा और अकाली नहीं थे और कैप्टन अमरिंदर नहीं चल रहे। आम आदमी पार्टी से डरने लग गई है कांग्रेस। आशीष जी, आम आदमी पार्टी से डर रहे हैं? आम आदमी पार्टी से डरने लग गई है। मैं कह रहा हूं जो मेरी जो बात है उसमें आम आदमी पार्टी की तारीफ भी है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस आरएसएस का सेकुलर फेस है और अगर सेकुलर हिंदुस्तान बना रहेगा, एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान रहेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी के रूप में क्यों ना हो, कम से कम देश में हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा रहेगा।
लेकिन जिस तरह से आशीष भाई आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस का तो फ्यूचर खत्म हो गया पूरे देश से। मैं जो आगे बात करेंगे आप समझ जाएंगे। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी की, मैं ममता बनर्जी जी की, तेलुगु देशम पार्टी, वो जो टीआरएस पार्टी है, या कोई भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान में अगर ऐसा है, अगर वो कांग्रेस के वैक्यूम को भरकर भाजपा के खिलाफ खड़ा है, तो अगर वो लोकतंत्र के में बात विश्वास, संविधान में विश्वास रख रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस समय देश के एक बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ बोलती है, तो दरअसल बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ नहीं बोलती, वो 90% हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती है। और उसे मालूम है कि बहुत से मतदाता ऐसे हैं जिनको क्या कहकर भड़काया जाना चाहिए और क्या कहकर भड़काया जा सकता है। राजनीति में सत्ता पर बैठने वाला आदमी एक अभिभावक के समान होता है, एक तरह से कहते हैं परिवार के मुखिया के समान होता है। वही अगर बोलकर परिवार में काम करता रहे तो परिवार देखने में भले सुंदर लगे, दिखने में लगे सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन उसका नुकसान उस आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सोच जर्मनी के हिटलर की तरह चल रही है। आज वो सत्ता में आशीष जी लौटूंगी। कमलेश जी, भाजपा जो है हिटलर की तरह चल रही है, तानाशाही रवैया कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप भी आपके ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी लगा रही है, क्या कुछ कहेंगे? फिर आ रही हूं मैं यूकेडी के पास। है तो ऐसा ना कि अब बहस करके या अपनी बात रख करके ज्यादा जो कि चुनाव तो खत्म हो गए, चुनाव के नतीजे आगे, और आशीष जी इतनी क्या जब चुनाव आएंगे 2027 से पहले तो 26 और 25 के बाद थोड़ा बातें अच्छी लगती हैं। अभी धरातल में हकीकत की बात अगर हम लोग करें तो मैं तो बार बार एक ही सलाह दूंगा कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, कारण ढूंढना चाहिए। कारण अगर देखा जाए, आप ये बताओ कि ये परिवार, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है पार्टी एक परिवार है, इनके यहाँ परिवारी पार्टी है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है। अब कुछ चीजें ऐसी है कि आप क्या मैंने तो यही बोला कि आशीष जी और सुशील बहन भी बोल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अपने ऊपर, अपने आम के ऊपर अगर हम किसी के ऊपर उंगली देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो 3 उंगलियां हमारे ऊपर डायरेक्शन करती है, तो उसको देखना चाहिए क्या कारण रहा है। इतने के बाद जनता ने एकदम नकार दिया है, ये तो आपको सोचना है ना, ये हमारा विषय नहीं है। हमने तो जो अब तो हम जनता के आगे जो जनता की अपेक्षा है उनमें खड़े उतरेंगे और पहले भी उतरे ना, अब भी उतरेंगे। हमारी योजना है। कमलेश सुनियाल जी लौटूंगी, लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी, एक बड़ा सवाल ये होता है जिस तरीके से जो विपक्ष था, विपक्ष ने जमकर जो है विरोध किया भाजपा का, कर्मचारियों ने जमकर विरोध कहीं ना कहीं भाजपा का किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अपने कर्मचारियों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर कहीं ना कहीं थी, स्वरोजगार की जो योजनाएं भाजपा ने बनाई थी वो पहाड़ों पर भी कई तरह की जो है समस्याएं कहीं ना कहीं खड़ी कर रही थी, चुनौती कहीं ना कहीं खड़ी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल जाना। एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर आगे बढ़ रही हूं। भट्ट जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कमलेश सुनियाल जी, एक सवाल आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से इस बार भी प्रचंड बहुमत जनता का आपको मिला, पूरा यूपी से लेकर उत्तराखंड तक तमाम 4-5 राज्यों में से 4 राज्यों में आपकी सरकार, आपका प्यार जो मिला, अगर उत्तराखंड की बात करें तो क्या कुछ आगामी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है उत्तराखंड को लेकर के, किस तरीके से बरकरार रखेंगे जनता का ये प्यार और ये भरोसा? देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगा, ये तो इसीलिए तो जनता ने दोबारा चुना है। जो कार्य, जो डबल इंजन की सरकार अपनी गति से चल रही है, उस गति में किसी तरह की वादानाएं, जो विकास कार्य अभी अधूरे हैं वो पूर्ण हो जाएं, जो हमने हमारी घोषणाएं वो घोषणाएं पूर्ण हो जाएंगी, फिर हम नई घोषणाएं करेंगे। उन्हीं घोषणाओं के लिए हम लोगों को सरकार ने चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि खाली राजस्व लेने के लिए। तो हम तो जनता के एक सेवक के भाव से काम करेंगे, जनता के साथ जो हमने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। अब वो कमिटमेंट पूरा होता है नहीं होता, मैंने बताया ना आशीष जी को, तो 26 और 25 की डिबेट है। अभी तक तो ये है कि हमने काम किया, आपने का नहीं किया, हमने का काम किया, आपने का नहीं किया। जनता के आगे जब फैसला किया, जनता ने कहा हाँ जी आपने काम किया, आप आगे नेतृत्व। ठीक है कमलेश जी, अब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि ये लगातार ये सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है और एक बड़ा सवाल भी है। सुनियाल जी, देखिए ये विषय भी नहीं है, और क्योंकि मैं भी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ एक अनुशासन संगठन है, एक पार्टी है, पार्टी में
सर्वमान्य होती है, जो भी चीजें होती हैं एक मत होकर के कोई निर्णय लिया जाता है। तो विधायक दल की बैठक जल्दी, उसकी पर्यवेक्षक आ गए हैं, जल्दी विधायक दल की बैठक बैठी, उसमें तय किया जाएगा, जो सर्वमान्य होगा उसी नाम को तय किया जाएगा, उसी को प्रदेश की कमान दी जाएगी, उसी के नेतृत्व में स्व इच्छा से और अपने कहना मतलब एकता के साथ उस व्यक्ति को मजबूत करते हुए पुनः हम लोग जो विकास कार्य है उसके लिए जुट जाएंगे, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे विधानसभा स्तर पे, चाहे ब्लॉक स्तर पे, चाहे माइक्रो लेवल पे अगर हमारा कोई कमिटमेंट है ग्राम सभा स्तर पे भी किसी विधायक का किसी हमारी कुछ योजना है, उन योजनाओं को पूरा करेंगे। तो जो निर्णय है कि मुद्दा कौन होगा, मुद्दा का एक हमारे यहाँ ये नहीं है कि सात कुर्सियां टूट गई, माइक टूट गए, सर टूट गए, वो तो अन्य जिलों में होता है। हमारे यहाँ एक मत होकर के आपने देखा कभी किसी ने विरोध नहीं किया है ना। तो ये होगा, आप देखेंगे पॉजिटिव रहेगा और अच्छा रहेगा जो भी आने वाला टाइम। ठीक है कमलेश जी, लौटूंगी आपके पास। आप सभी से एक एक छोटा सा कमेंट, एक एक मिनट का फाइनल कमेंट हम लेंगे, उसके बाद खत्म कर रहे हैं इस चर्चा को। सबसे पहले उमा जी आपके पास में आ रही हूँ। देखिए रितिका, आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने एक सिरे से नकार दिया, मैं इस हार को स्वीकार करती हूँ और हमें आत्मावलोकन करने की बहुत आवश्यकता है कि वो कौन सी हमारी रणनीति भूल रही जिसको आम आदमी पार्टी, जिसकी वजह से जनता के मिजाज को समझ नहीं पाई। हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे, जनता के दरबार में दोबारा आएंगे, अपनी गलतियों को सुधारते हुए आएंगे। और मैं जनता को जनार्दन मानती हूँ कि जिस तरीके से हमें पंजाब में प्रेम मिला उसके लिए भी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है, 10 साल में 2 राज्य में हमारी सरकार और 3 राज्य में हमारे विधायक विधानसभा में बैठेंगे। ये आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत 2022 के चुनाव में हुई है। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मैं मायूस हूं, आहत हूं और कहीं ना कहीं इस मायूसी से बाहर निकलकर अपनी गलतियों को समझते हुए हम लोग फिर से मैदान में आएंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि अगले चुनाव में जनता हमारा समर्थन करेगी। आशीष सैनी जी, आपका भी एक आखिरी कमेंट। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जनता ने हमारे 19 माननीय विधायकों को सदन में जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए चुना है और विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, और जिस प्रकार से पिछली बार हमारे मात्र 11 विधायक थे उन्होंने सदन में संघर्ष किया, अब वो 19 विधायक उस सदन को संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कम से कम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र बचा रहे, बना रहे, इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और नई जो सरकार चुनी गई है, बनने जा रही है, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शांति प्रसाद भट्ट जी का कहीं ना कहीं कनेक्शन यहाँ पर फेल हो रहा है। कमलेश उनियाल जी भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी एक आखिरी कमेंट, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। मैं तो एक चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो उत्तराखंड की जनता ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके और एक मिथक था जो उस मिथक को तोड़ते हुए उन्होंने अपना विश्वास जताया है। उस विश्वास में भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार खरी उतरेगी और आप ये देखेंगे जो भी अधूरे कार्य है और जो कार्य का हमने कमिटमेंट है वो कार्य हम पूरा करेंगे और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, इसके लिए उत्तराखंड की जनता का हम बहुत बहुत आभारी हैं। यही मैं कहना चाहूंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी से एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर आपका भी एक आखिरी कमेंट, फिर खत्म करते हैं इस डिबेट को। भट्ट जी मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा, बड़ा ये सवाल है। और अब आने वाले कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में होने वाले हैं, क्योंकि अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो पहाड़ों में कई तरीके के जो है सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर उत्तराखंड में कहीं ना कहीं है। एक बार फिर से भाजपा की सरकार दोबारा से आई है प्रचंड बहुमत के साथ। देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे क्या कुछ उत्तराखंड में होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज। धन्यवाद।